हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। और अब तो आप बड़े बच्चे बन गए हो क्योंकि अब 11th क्लास में आ गए हो और सीए, एमबीए या एक बिजनेसमैन बनने वाले हो। तो उससे पहले चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि वो छोटी छोटी बातें जो आपके आगे फ्यूचर में आने वाली हैं, सीए में आएंगी, एमबीए में आएंगी और फर्स्ट में तो अभी 11th में ही आने वाली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या है। बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो ये तो पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या है। एक ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग ले तो उसको हम कहते हैं एक लेन देन। कोई भी बिजनेस में लेन देन क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक यानी कि पैसे में कोई लेन या देन होना चाहिए। मान लो कोई परचेज किया है या सेल किया है आपने, या किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है आपने, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन। बट उसके अंदर आपका अगर मान लो कोई गिफ्ट देता है फ्रेंड आपको, उसको आप इसमें शामिल नहीं करोगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में वो शामिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है? क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होती है? जब जो दो बिजनेस आपस में लेन देन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। मान लो कि एक जैसे कि कोई कपड़ा व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी कहाँ से? बाहर से माल खरीदेगा, तो यानी कि तो कपड़ा व्यापारियों के बीच में लेन देन हुआ, तो ये होगा एक्सटर्नल। और इंटरनल, जब वो अपने ही दुकान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान देता है बिजनेस के अंदर ही, जैसे कि फिक्स एसेट्स को बदलता है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रांजैक्शंस। इट रिजल्ट इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन वो होती है जिसमें उसका प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कुछ चेंज होता है, या तो उसे प्रॉफिट बढ़ता है या उसका लॉस बढ़ता है या कम होता है। इस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, किसी न किसी चेंज में वो चेंज हमें जरूर होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसे हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई माल खरीदा, 100 रुपये का खरीदा है, 200 रुपये का, कोई भी हमने सेल की है, कितने की सेल की है, इस तरह हमें पैसों में उसे पता होना चाहिए। 500, 1000, लाख रुपए पैसे में हमें उसे एक्सपेक्ट कर सके। जैसे कि अगर एक मैनेजर है आपका, कोई भी काम करने वाला बंदा है, वो छोड़कर चला जाता है आपके बिजनेस को, उसके जाने से आपके बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन उसे आप ये नहीं दिखा सकते कि उसके जाने से हमें कितना लॉस हुआ। जा रहा है, लॉस हो रहा है, सेल कम हो गई है, लेकिन उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी में। हमें जो मनी में कर सकते हैं उसे ही लिख सकते हैं। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज भी होनी चाहिए और पैसे में वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अकाउंट। अब बिजनेस कर स्टार्ट करने वाले हैं हम, अकाउंट तो रखने पड़ेंगे, लेकिन ये अकाउंट होता क्या है ये तो हमें समझना पड़ेगा। अकाउंट क्या होता है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हमें पढ़ा, कोई भी लेन देन, उस लेन देन को रिकॉर्ड रखने की जगह हम क्या कहते हैं? अकाउंट। यानी कि एक बुक रखना, एक किताब रखना, जहाँ पर कोई भी जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लिख सकें, उसे क्या कहते हैं? अकाउंट। जिसमें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट एक जगह हम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अकाउंट इसके 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अकाउंट हम जब बनाते हैं उसकी 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट को DR डॉट से लिखते हैं और क्रेडिट को CR डॉट से हम लिखते हैं। और इस तरह ये जो अकाउंट बनता है उसे T शेप अकाउंट भी हम कहते हैं। अब इसमें ये कहते हैं कि हम कोई भी जब भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई उसमें राम से रिलेटेड सभी लेन देन, जितने बार भी हमने राम से माल खरीदा या वापस किया या किसी को सैलरी दी, उन सब को हम एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं।
जैसे कि घनश्याम से जितने बार भी सामान खरीदेंगे घनश्याम के नाम के अकाउंट में उसके ट्रांजैक्शन डाल देंगे, राम के अकाउंट में डाल देंगे, सैलरी के अकाउंट में डाल देंगे। यानी कि हर व्यक्ति का हर ट्रांजैक्शंस का हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि कोई भी कैश में कोई सामान बेचा है, कैश अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से हम कर देते हैं। इससे कहते हैं हाँ अकाउंट, किसी भी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना। इसके बाद आता है हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जब भी एक बिजनेसमैन, यानी मान लो ये एक पर्सन है, इसने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया इसने? बिजनेस स्टार्ट किया। कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। जो ये व्यक्ति है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसे हम एक तो क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। इसे क्या बोलते हैं हम? बिजनेसमैन। और दूसरा इसे हम क्या भी बोलते हैं? ओनर। क्या बोलते हैं हम? ओनर। जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है ये बिजनेस में, इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी जितने रुपए लगाकर वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो उसकी कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल में के साथ साथ वो कुछ माल भी लगा सकता है, उसे भी हम क्या कहेंगे? कैपिटल। अब हमें आगे कुछ भी बढ़ने से पहले एक इक्वेशन है हमारी कैपिटल की, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक बार ये याद कर लीजिए, समझेंगे बाद में। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है? आपकी कैपिटल होती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया कैपिटल, वो कैश में लगा सकते हैं, कोई भी मशीनरी वो लगा रहा है साथ में कैश के अलावा, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर वो क्या करता है? अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? उसके स्टार्टिंग में कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जब इसने 10,000 रुपये दे दिए अपने बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसने क्या लगाई है? ये अपनी कैपिटल। लेकिन आज कुछ टाइम के बाद उसे 1,000 रुपये की ज़रूरत हो गई। ठीक है, 1,000 रुपये की जब उसे ज़रूरत हुई तो उसने क्या सोचा? मैं अपने बिजनेस में से निकाल लेता हूँ। घर पर ज़रूरत है और मैं अपने बिजनेस में से निकाल लेता हूँ। तो जो इसने ये पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या वर्ड बोला मैंने? पर्सनल यूज के लिए। यानी कोई भी विड्रॉ करना अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। यानी अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना क्या कहलाता है? आपका ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जब एक बंदा, कैपिटल तो उसने लगाया, यानी कि जो उसके पास खुद के हाथ में पैसा था उसने लगाया, लेकिन उसे जब ये लगा कि 10,000 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा, 10,000 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो क्या कहता है? मैं बैंक से 20,000 रुपये का क्या कर लेता हूँ? लोन ले लेता हूँ। क्या किया उसने? 20,000 रुपये का लोन ले लिया। और फिर सोचता है मैं 5,000 रुपये राम से भी उधारे ले लेता हूँ। ठीक है, 5,000 रुपये उसने क्या कर लिए? राम से। 10,000 रुपये उसके सेल्फ खुद के पास थे, 20,000 का लोन ले लिया, 5,000 राम से ले लिए। तो जो उसके खुद के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन जो उसने बाहर से लिया और जो उसको चुकाना पड़ेगा, जो उसके ऊपर एक बर्डन हो गया, उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। यानी कि जो बाहर से एक बर्डन है जो उसे चुकाना पड़ेगा, बाहर के बंदों का है, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। ओन्स टू आउटसाइडर्स, यानी उसने किससे लिया है? बाहर वालों से उसने पैसा लिया है, जैसे कि बैंक अकाउंट से लेना या किसी की, जो भी हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो तरह की लायबिलिटीज़ आती है, एक आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म एक छोटा सा उससे याद रखना, लॉन्ग टर्म जो कि आपके 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं। क्या है?
1 साल से ज़्यादा के लिए। मतलब कि कोई भी जो उधार में आपने लिया, कोई भी लोन लिया, उसका आपको 1 साल के बाद भुगतान करना है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। और जिसको 1 साल से कम में भुगतान कर देना है उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि लिख लीजिए, दोज लायबिलिटीज ड्यू फॉर पेमेंट, यानी कि जल्द से जल्द, एक जो नॉर्मल हमारा साइकिल होता है 1 साल से कम का, जो कम में 1 साल से कम में पेमेंट कर देंगे उसे करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। और जो 1 साल से ज़्यादा के बाद हमें किसी की पेमेंट करनी है उसे फिक्स्ड लायबिलिटीज या हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देख लिया? कैपिटल जो बंदा खुद का पैसा होता है, और लायबिलिटीज जो बाहर वालों से वो उधार लेता है, उसके ऊपर एक तरह से बर्डन होता है कि वो चुकाना उससे पड़ेगा। एसेट्स अब होते हैं हमारी एसेट्स। अच्छा, इसमें भी हमारा सेम है। देखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर अगर हम इसी को ही ऐसे करते हैं तो क्या आ जाता है? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और अब हम एसेट्स पढ़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला तो बता ही सकते हो कि एसेट्स क्या आएगी आपकी? एसेट्स क्या आ जाएगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, फॉर्मूला तो ये हमें याद हो गया तीनों चीज़ों के लिए। डिटेल आगे समझेगी कि ये कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स के लिए हमें देखो, कोई भी सामान जो उसके लिए क्या हो? वैल्यूएबल हो, बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो, यानी कि उसे कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा। ओन बाय बिजनेस, उसका खुद का हो, उसने बाहर से ना लिया हो, उसका खुद का हो। एक्वायर्ड एज मेजरमेंट मनी ऑफ कॉस्ट, यानी जो उसने कुछ पैसे देकर खरीदा था पहले कभी, उसके द्वारा वो खरीदा गया हो, उसका खुद का हो, और फ्यूचर में उससे उसे कुछ बेनिफिट मिलने वाला हो, उसे को बेचकर या उसको सेल करके उसे कुछ प्रॉफिट होने वाला हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस के लिए एसेट्स कहते हैं। एसेट्स भी आपकी क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। वहाँ पर हमने फिक्स्ड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज पढ़ी थी, उसी में हम देखेंगे फिक्स एसेट्स। आप बताओ क्या होगी? यानी कि फिक्स एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास रहेगी। फिक्स एसेट्स एसेट्स विच हैव टू कंटिन्यू और बिजनेस पर्पस, यानी कि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगी। और दूसरा, उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसे सेल करेंगे, यानी कि रीसेल के लिए वो नहीं है। वो हमारी चीज़ें क्या है? बिजनेस चलाने के लिए हैं, रीसेल के लिए नहीं है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर एंड व्हीकल, फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि जल्दी से बेच देंगे, नहीं, उसके अंदर तो हमें सामान रखना है, मशीनरी रखनी है, और मशीनरी से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। मोटर व्हीकल हैं, उन्हें हम बेचने के लिए नहीं लेकर आते, बल्कि अपना बिजनेस चलाने के लिए लेकर आते हैं। दूसरा क्या है आपका? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। कन्वर्ट कैसे? यानी कि जैसे कोई स्टॉक है, कोई माल रखा हुआ है बेचने के लिए, कपड़ा लेकर आए थे, उसको हम बेच देंगे, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैश में हो जाएगी, या उधार में देकर गए हैं तो वो डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि वो शॉर्ट टर्म या एक्टिव एसेट्स होती हैं, 1 साल के अंदर उन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स जो बेचने के लिए नहीं है, और करंट एसेट्स जो बेचने के लिए हैं। ठीक है, इसमें आगे आती है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। समझिएगा, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मैं इस बुक को छू सकती हूँ। इनटेंजिबल होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि किसी की भावनाएं हैं, एक तरह से हम किसी की भावनाओं को छू सकते हैं? नहीं। उसके शरीर को छू सकते हैं किसी बंदे की, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं छू सकते। शरीर का छूना एक टेंजिबल हो गया, और उसकी भावनाओं को अगर हम समझते हैं या नहीं छू सकते, यानी जैसे उसे हम क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अच्छा, अब एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स यानी कि एक बिजनेस में जो भी एसेट्स जिसे हम छू सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी हो गई,
कोई भी स्टॉक हो गया, मोटर व्हीकल हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई, उन सब चीज़ों को जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब फिर एक आता है इनटेंजिबल एसेट्स। एक क्या आता है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है एक तरह से ख्याति, प्रसिद्धि, किसी की प्रसिद्धि। अब अगर कहीं पे जैसे कि मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, मथुरा का पेड़ा, यानी कि वहाँ का पेठा, मथुरा का पेड़ा, हाँ, प्रसिद्ध है, तो वहाँ का पेड़ा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ये वहाँ की क्या है, गुडविल है। इस तरह किसी भी बिजनेस की गुडविल होती है, उसका नाम मार्केट में फेमस हो जाता है, और क्या होता है, उस गुडविल की वजह से ज़्यादा लोग उससे सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, उसकी इंटेंजिबल एसेट्स है, जिससे उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर हम और भी देखते हैं तो होते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, प्रीपेड एक्सपेंस। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स होते हैं या ट्रेडमार्क्स होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक सरकार से उसे एक राइट मिल जाता है कि आप ये प्रोडक्ट बनाइए, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, इस तरह से वो राइट मिलना। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उसका उसे फ़ायदा होता है क्योंकि कोई और उस चीज़ को नहीं बना सकता। ठीक है, वो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद आता है लिक्विड एसेट्स। हमने दो तरह की एसेट्स पहले पढ़ी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। जब हम करंट एसेट्स में बात की थी, मैंने क्या कहा था, जिसको हम रीसेल के लिए रखते हैं या जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिक्विड एसेट्स कहते हैं कि उससे भी जल्दी और भी बहुत जल्दी, यानी ये लगा लो 3 महीने के अंदर हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जब हम फिक्स एसेट्स की करंट एसेट्स की बात करते हैं, किसकी, हम करंट एसेट्स की बात करते हैं, करंट एसेट्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनमें से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आगे बताऊंगी कि क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और क्लोजिंग स्टॉक, क्या, क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को अगर हम लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका लिक्विड एसेट्स आपकी बन जाती है। यानी कि वो चीज़ें बच जाती हैं जो बहुत जल्द हम जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स क्या होती हैं, जो एसेट्स हमें जिसका आगे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, आज हमने वो खर्चा कर दिया, उसका 5 साल फ़ायदा होने वाला है, लेकिन देखिए, assets which cannot be realized in cash, no further benefit can be derived from these assets. These assets debit balance and profit. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। फेयर एंड लवली की है, आज हमने एक एडवर्टाइजमेंट दी, ठीक है, आज हमने 2020 में एक एडवर्टाइजमेंट दी और कितना, 5 लाख रुपए उस पर हमने खर्चा कर दिया एक एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, क्या आप बताइए सिर्फ 2020 में उसका फ़ायदा रहेगा? नहीं, जब तक वो टीवी पर आती रहेगी ऐड, उसका हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट खर्चा हमारा आज का था 2020 में कर दिया, लेकिन उसका फ़ायदा हमें आने वाले 5 सालों में मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। और हम इस 5 लाख को सिर्फ 2020 में ख़त्म न करके कितने सालों में, 5 सालों में 1 लाख रुपया हर साल के लिए डाल देंगे। ठीक है, इसमें मेन यही एग्जाम्पल आता है आपका बार बार, फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, करते हैं, राइट ऑफ करते हैं अगले फर्दर ईयर्स में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा।